इस क्वेश्चन को टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को तुम्हारे बुक में इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये आने का चांस 10 में से 9 पेपर में रहता ही है। ये 8 मार्क का भी आ सकता है, 4 मार्क का भी आ सकता है। नाउ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम एक एक करके देखेंगे, पूरा लिस्ट हम स्टडी करेंगे और मैं तुमको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले रूरल अनएम्प्लॉयमेंट से शुरू करते हैं। रूरल मतलब गांव का एरिया। भारत में करीबन 6 लाख के ऊपर गांव है। तो गांव में करीबन 77 to 78% पॉपुलेशन रहता है। अभी हालांकि कम हो रहा है, ये शहर में लोग ज्यादा आ रहे हैं। सो गांव का अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले कंसेप्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सी, गांव में प्राइमरी ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर। अभी तुम देखोगे अक्टूबर आ गया, अभी थोड़ा सा अंगूर आम का थोड़ा सा कामकाज शुरू हो जाएगा। टुवर्ड्स नवंबर एंड दिसंबर में तुमको कैरी, दिसंबर एंड जनवरी में कैरी भी मिलना शुरू, अंगूर मिलना शुरू। कैरी तो जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। सो अंगूर का सब कामकाज शुरू हो गया है। दिसंबर जनवरी तक अंगूर का आउटपुट भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, जून जुलाई अगस्त सितंबर लगभग अंगूर का काम बंद रहता है। सो कैसा है कि ये लोग गेनफुली एम्प्लॉयड रहते हैं 6 से 8 महीने, बाकी 4 से 7 महीने या 5 से 7 महीने इनको काम रहता ही नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट सीजनल इन नेचर है। सो पूरा साल नहीं आता है, कुछ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम आएगा जब तुमको काम मिलेगा। खास करके जैसे मैंने बताया अक्टूबर नवंबर में आम के जो बागान है, खास करके कोकन साइड, तो वो लोग को लोगों की जरूरत पड़ती है नवंबर में। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, मेन तो दिसंबर से शुरू होता है। तो दिसंबर टू मई 6 महीना पक्का काम। फिर जून से जून एंड तक तो काम खत्म हो जाता है। फिर जुलाई टू नवंबर वापस बैठो। तो ऐसे टाइप का काम। आइस फैक्ट्री भी ले लो, आइस फैक्ट्री अभी जोरों में चल रहा है, अक्टूबर हीट बोलते हैं। बट नासिक में नॉर्थ में तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी सॉलिड हीट रहती है। सो 4 महीने आइस फैक्ट्री का काम लगभग नहीं के बराबर रहता है। तुम जूस पीने भी जाओगे तो भैया बोलेंगे भैया बर्फ मत डालो, क्योंकि ठंडी इतनी रहती है। 4 से 6 8 डिग्री में पानी वैसे ही ठंडा रहता है, तो तुमको बर्फ डालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? सो शुगर फैक्ट्रीज, आइस फैक्ट्रीज, फिशरीज, टूरिज्म भी। टूरिज्म में तुमको बताता हूँ, तुम हिल स्टेशन गए माथेरान महाबलेश्वर, वहां पे उनका सीजन मेन शुरू होता है मार्च में। वैसे जनवरी फरवरी मार्च भी रहती गर्दी, मार्च एंड अप्रैल से मेन सीजन शुरू होता है। पूरा महीना अप्रैल का, पूरा महीना मई का, जून 10 तक। जून 10 के बाद उनका सीजन क्लोज होता है, क्योंकि बारिश शुरू हो जाती है। जून 10 से सितंबर 30 तक उनका सीजन पूरा बंद रहता है बारिश की वजह से। कोकन साइड पे भी बारिश इतना रहती है, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने कोकन के होटल तुमको बंद मिलेंगे, रेयरली कोई होटल चालू रहेगा। उनका भी सीजन अभी अक्टूबर आ गया ना, वो शुरू होता है। अभी तुम दुबई में जाओगे ना, अभी ग्लोबल उनका खुला ना, क्या बोलते हैं, ग्लोबल विलेज, ग्लोबल विलेज ले लो, वहां पे मिरेकल गार्डन है। सब अक्टूबर से खुलते हैं। उनका जो गार्डन है वो जून जुलाई अगस्त सितंबर पूरा बंद रहता है, अक्टूबर 1 से उनका खुलता है। वही एक्सपो जो है दुबई का, वो भी अभी खुला। सो अक्टूबर से मार्च तक उनका पीक सीजन, मार्च अप्रैल में। फिर अगेन जून जुलाई अगस्त बहुत डल जाता है उनका, जून जुलाई अगस्त सितंबर। फिर अक्टूबर में सीजन शुरू होता है। अभी दुबई का अक्टूबर, उनका मेन गर्दी अक्टूबर से धीरे धीरे बढ़ेगा, दिसंबर जनवरी में पीक पे चला जाएगा उनका गर्द। गोवा का भी ऐसा ही है। अभी अक्टूबर में सीजन शुरू होगा, नवंबर दिसंबर जनवरी, दिसंबर में तो जोरदार गर्दी होगी, जनवरी फरवरी मार्च में भी गर्दी रहता है, बट अप्रैल में जबरदस्त गर्मी रहता है। अप्रैल टू सितंबर उनका सीजन बहुत डाउन रहता है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ये भी हम समझेंगे। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा स्थिति है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे एक एग्जांपल लेता हूं तो शायद तुमको समझेगा। तुम लोग 5 जन 50 किलो गेहूं निकाल रहे हो जमीन से,
ठीक है, 5 जन हो तुम लोग, ठीक है, और एक छठवा जन आता है, तुम्हारी एक फ्रेंड ज्वाइन करती है, लेकिन छठवीं फ्रेंड ज्वाइन करने के बाद तुम उसको दिन का 150-200 रुपए देते हो, लेकिन फिर भी आउटपुट 85 किलो रहता है। मतलब देखा जाए तो वो एम्प्लॉयड दिख रही है, तुम्हारा काम का लोड थोड़ा कम हुआ क्योंकि उसमें बढ़ गया, बट आउटपुट तो उतना ही है, आउटपुट बड़ा ही नहीं है। सो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जॉइंट फैमिलीज में काफी देखा जाता है कि 10 लोग मिलकर 100 किलो ला रहे हैं, उसमें से 7वें 8वें का एक चाइल्ड है, वो अभी बिजनेस ज्वाइन करता है एज अ 11th पर्सन, बट आउटपुट तो 100 ही किलो आ रहा है, उससे ज्यादा आ नहीं रहा है। सो 11वां आदमी दिखता है कि वो एम्प्लॉयड है, बट टेक्निकली डिस्गाइज मतलब नकली, नकली एम्प्लॉयड है, इसलिए इसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ऐसा देखा जाता है कि 25% ऑफ द लेबर फोर्स इज डिस्गाइजेडली अनएम्प्लॉयड। अब एचएएल फैक्ट्री ले लो, मैंने सुना था एचएएल फैक्ट्री में 5000 लोग काम करते हैं, देखा जाए तो 3000 ही काफी है, 3 से 3500, इसका मतलब 1500 लोग काम भी कर रहे हैं तो आउटपुट नहीं बढ़ रहा है। सो वो देखा जाए तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट माना जाए। लैक ऑफ अल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम्स, एग्रीकल्चर में ओवर क्राउडिंग, तो ये कारण बनता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का। क्या सबको ये समझ में आया डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यस और नो? यस सर। इसमें और भी 4 प्रकार है, ये एक्स्ट्रा है, ये मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। ये तुम्हारा गांव का अनएम्प्लॉयमेंट था, रूरल। अभी शहर का अनएम्प्लॉयमेंट बताऊंगा, अर्बन। अर्बन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में खास करके एमबीए में क्रेज इसलिए फिलहाल कम हुआ है कि एमबीए तुम एडुकेटेड को 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट का बात कर सकते हो। सो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलेंगे? दोज हु हैव डन देयर एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, दे आर रेडी एंड विलिंग टू वर्क बेस्ड ऑन देयर जॉब, बट दे आर नॉट गेटिंग द जॉब। ये इसका एक कारण है, मेरे टाइम में एमबीए में सिर्फ 4 कॉलेजेस थे, अभी 20 कॉलेज के ऊपर है। मेरे टाइम में सिर्फ 240 सीट्स था, अभी 2500 सीट्स है, 10 टाइम्स सीट्स बढ़ गया, बट उतने जॉब बढ़े नहीं। इसकी वजह से क्या हुआ कि एमबीए में 1.5-2 लाख रुपए साल का खर्चा होता है, 2 साल मिलाकर 5 लाख, और जॉब है 10-15-20 हजार रुपए का, तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई हमने सोचा था 40 हजार का मिलेगा लेकिन मिल रहा है 15-20। वो तो बीबीए को भी, अभी तुम एक अमेजन का डिलीवरी बॉय का भी काम करोगे तो 12,000 का सैलरी है, तो वो लोग सोचते हैं उससे अच्छा एमबीए करने के बजाय। आजकल मेरे बहुत सारे स्टूडेंट का मैं सुन रहा हूँ और मेरे को बहुत बुरा लगता है सुन के, वो लोग बोलते हैं सर हम बीबीए करके 12,000 कमाते, एमबीए करके ज्यादा से ज्यादा 17-18-20 हजार स्टार्टिंग का पेमेंट, उससे अच्छा एमबीए करने के बजाय 2 साल बर्बाद करने के बजाय 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस ले हुए उतना ही हम कमा लेंगे। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की अपने देश में। इंजीनियर्स का तो और भी बुरा हाल है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, अच्छा इंजीनियर्स, तुम बॉश कंपनी में चले जाओ, महिंद्रा में चले जाओ, बहुत सारे इंजीनियर्स वर्कर है, मशीन में काम कर रहे हैं। अब रिसर्च बताता है 94% ऑफ द एमबीए आर अनएम्प्लॉयड, क्या मतलब आर नॉट नॉट मतलब बोल सकते हैं लायक नहीं है जॉब के, क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं है। 86 to 88% ग्रेजुएट आर, बोलते ना, यूजलेस, कुछ काम के नहीं जॉब के। मैं एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था 10 साल पहले, बहुत नासिक का बिग शॉट फैमिली, दे सेड कि हम चाहते हैं कि आप हमारे बेटी को घर पे सिखाओ, हम उसको बाहर नहीं भेज सकते बिकॉज हमारा फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है, आप जो मांगो हम देंगे, हम आपको कार लेने आएगी, कार छोड़ने आएगी। सो मैंने थ्रू थ्रू फैमिली था तो मैंने हाँ बोल दिया। सो स्कोडा सुपर यूज्ड टू कम टू पिक मी और ड्रॉप मी। तो ड्राइवर जो था, एक बार मेरा बात हुआ, ड्राइवर एमबीए था, मैंने बोला तू एमबीए, मैं भी एमबीए, बट बैड लक कि उसका पता नहीं क्या, उसने एमबीए कहाँ से किया था, उसने अपने, वो ड्राइवर बन गया, मुझे बहुत शौक हुआ। फिर आजकल शौक इसलिए नहीं होता, आजकल रिक्शा वाले एमकॉम है, इंजीनियर है,
मतलब लोग को जो जॉब मिल रहा है लोग कर रहे हैं। जब बुरे हाल कोविड में तो एमबीए भी वर्कर बन गया होगा, क्या करे, घर चलाना है। तो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रिक्शा चलाते हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। मुझे तो एमए रिक्शा वाले भी मैंने सुने हैं। करेक्ट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट ये कोविड में काफी हुआ है। और आजकल ये बढ़ना ही है। मैं बताता हूँ इसका कारण क्या है। अपने जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है करीबन 48 कंपनीज है, लेकिन अब फोर्ड बंद हो गया या तुम्हारा हार्ले डेविडसन चला गया, तो 47 48 पकड़ लो। अभी क्या हो रहा है, ये लोग वर्कर्स को हायर करते हैं प्रोडक्शन के लिए। लेकिन आजकल का ट्रेंड क्या होता है, वर्कर्स दो प्रकार के होते हैं, एक फुल टाइम और एक कैजुअल। कैजुअल मतलब महिंद्रा ले लो, वो एक वर्कर को बुलाएगा, 3 महीना काम देगा, फिर 3 महीना ब्रेक, छुट्टी। मतलब वो एम्प्लॉय कैजुअल लेबर आ रहे हैं। मतलब महिंद्रा किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है 3 महीने के लिए आदमी भेजो, 3 महीना छुट्टी, वो फुल टाइम महिंद्रा का एम्प्लॉय नहीं है। जैसे बैंक के एटीएम के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं आईसीआईसीआई के या एचडीएफसी के या जो भी बैंक्स के, वो लोग आईसीआईसीआई के एम्प्लॉयज नहीं रहते। वो लोग टॉप्स लिखा रहता है ना शोल्डर में, टॉप्स, टॉप सिक्योरिटी सर्विस है, उसके एम्प्लॉयज रहते हैं। इनफैक्ट अपने बिल्डिंग का जो क्लास है वहां पे भी जो सिक्योरिटी गार्ड है हम खुद अपॉइंट नहीं करते, हम सिक्योरिटी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो लोग फिर भेजते हैं। हो सकता है हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में 14-15 हजार देवे कॉन्ट्रैक्ट, और वो लोग गार्ड को 8-10 हजार देवे। ऐसा आजकल तो ऐसा होता है कि जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट को 12 हजार दिया, उसने जॉब वाले को 8 हजार दिया। जॉब वाले को जरूरत है, उसको मिल गया 8 हजार का, कॉन्ट्रैक्ट वाले का 4 हजार का फायदा। तो ये सब काफी चलता है। लेकिन इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो गया है कि अब लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, अभी तुम्हारा गुजरात में जो टाटाज है वो थोड़ा अंदर है, आनंद साइड है, मतलब प्रॉपर अहमदाबाद में नहीं है। अहमदाबाद से भी 40-50 मिनट 1 घंटा दूर, या काफी 30-40 किलोमीटर के ऊपर डिस्टेंस। तो हो सकता है कि गाड़ी नहीं हो, ठीक है ना, एक तो लेबर मूव नहीं कर पा रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इतना मॉडर्न मशीन है कि उसको काफी नॉलेजेबल आदमी लगता है, लोकेशन बहुत अंदर है, वो भी एक कारण हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोविड में काम ही नहीं है, ऑर्डर्स ही नहीं है। अभी भी ऐसे सारे कंपनीज है जो ग्रेजुअली रिकवर हो रहे हैं। वो दिन हम एक रेस्टोरेंट में गए थे, उधर नीचे भी है ऊपर भी है, तो मैंने उसको पूछा ऊपर की उसने बोला कि वेटर्स हमने कम रखे हैं, अभी जो शुरू हुआ और बहुत स्लो स्पीड है। तो कोविड की वजह से इंडस्ट्रियल जो लेबर आवर्स है वो भी करीबन 50-60% अभी कुछ बढ़ रहा है, लेकिन काफी जगह पे कम हो गया आउटपुट, तो इन्होंने लेबर कम कर दिया। करेक्ट। फिर ये था तुम्हारा इंडस्ट्रियल, मतलब इंडस्ट्री में स्किल्ड वर्कर्स, अनस्किल्ड तो पहली नौकरी जाती है, स्किल्ड वालों को फिर पगार कम मिलता है। स्किल्ड में भी तुम इसका ले लोगे, सूरत में जब कोविड हुआ था और जब भी मार्केट डाउन होता है तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है डायमंड इंडस्ट्री। तुमको विश्वास नहीं होगा कि डायमंड इंडस्ट्री में एक कारीगर कमाता है 1,20,000 से 2 लाख रुपए तक महीना। और जब इंडस्ट्री डाउन हुआ तो डायमंड वाले सब गांव चले गए, सूरत में काम ही नहीं था, और काम था तो 20-30 हजार रुपए महीने। जो लोग सोचो ना, तुम 1.25 लाख 1.5 लाख कमाते थे, अब तुम्हारा पगार 20-30 हजार हो गया। तो ये इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट काफी देखा जाता है। नेक्स्ट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जैसे कि कंपनी में एक जन को बुलाया 300 रुपया दिन का लिए, ठीक है, आज उसने काम किया सवेरे से शाम तक, यहाँ पे मशीन बिगड़ गया, जो आदमी आया उसने बोला 2 दिन लगेगा, तो वर्कर को तुमने बोला 2 दिन बाद आओ, उसकी तो गलती नहीं है ना, उसके कंट्रोल में ना तुम्हारे कंट्रोल में। ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी हुआ जिसको 2 दिन लगेगा। या इलेक्ट्रिसिटी, जैसे चाइना में हो रहा है, पावर फेलियर, इंडस्ट्री बंद के बंद, ठीक है, पावर फेलियर, तुमको इलेक्ट्रिसिटी में कुछ बोर्ड में प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसका तो बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ। जो चिप आते हैं ना, मोबाइल में चिप आते हैं, कार में जो चिप लगते हैं, इसमें सबसे बड़ा सप्लायर ताइवान है, सेमीकंडक्टर चिप्स जो है। अब क्या हुआ, ताइवान में जो चिप का सबसे बड़ा फैक्ट्री, उसमें एक वर्कर को कोविड हो गया, तो उन्होंने पूरा फैक्ट्री को सील कर दिया। फैक्ट्री तो सील कर दिया, लेकिन पूरे वर्ल्ड में शॉर्टेज हो गया। सडनली मारुति, टोयोटा, इन सब ने बोला हमारा प्रोडक्शन हम 50% से कम कर रहे हैं। तो कंपनी की गलती नहीं है, रॉ मटेरियल शॉर्टेज में हो गया, ठीक है ना। टोयोटा को भी जब सुनामी आया था जापान में, तो टोयोटा का प्लांट जो है उसमें पानी फ्लडिंग हुआ था, तो टोयोटा के कुछ गाड़ी के इंजन जापान से आते, इंडिया में नहीं बनते। अब जापान में सुनामी आ गया,
तो इंडिया में जो मिलता था गाड़ी तुरंत, उसका 8 महीना वेटिंग शुरू हो गया था, क्योंकि रॉ मटेरियल शॉर्टेज था। वर्कर्स का स्ट्राइक, मारुति में स्ट्राइक हुआ था, और होंडा, टोयोटा, फोर्ड, फोर्ड का तो ख्याल नहीं है, बट ह्यूंडई, सब जगह स्ट्राइक मैंने सुना है चालू रहता है। अब वहां पे चालू हो गया, याद रखो, लॉकआउट कंपनी करते हैं और स्ट्राइक वर्कर्स करते हैं। तो वर्कर्स को स्ट्राइक में पैसा नहीं मिलता, पेमेंट नहीं मिलता, तो ये फ्रिक्शनल है, टेम्पररी नेचर है, परमानेंट नहीं है। मशीनरी खराब हुआ 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आया 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, वर्कर्स ने स्ट्राइक किया, बात चालू हुई। तो ये फ्रिक्शनल, टेम्पररी नेचर है, ठीक है। नेक्स्ट है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक बिजनेस के एक साइकिल्स होते हैं। बिजनेस कभी ऊपर रहेगा, कभी नीचे रहेगा, कभी बहुत नीचे रहेगा, थोड़ा रिकवर होगा, टॉप में चला जाएगा। जो साइकिल है, इसमें सबसे टॉप में बूम बोलते हैं या प्रोस्पेरिटी बोलते हैं, फिर सबसे लोएस्ट डिप्रेशन। डिप्रेशन, मार्केट सबसे ज्यादा डाउन है, कुछ भी बिक नहीं रहा है। उससे ऊपर रिसेशन, रिसेशन के बाद रिकवरी, और फिर वो बूम में चला जाता है। अब जब मार्केट रिसेशन और डिप्रेशन में है, तो तुम्हारा आउटपुट ही बिक नहीं रहा है, ठीक है ना। ये जिम के साथ हुआ है, रेस्टोरेंट के साथ हुआ है, कोचिंग क्लासेस के साथ हुआ है। जितने मेरे कोचिंग वाले, हम लोग कॉम्पिटिटर्स भी है तो भी फ्रेंड्स ही है, सबके यहाँ पे क्राउड कम है, क्योंकि ऑनलाइन कुछ लोग कॉपी कर लेते हैं, कुछ लोग को करना नहीं है, सबका क्राउड कम हुआ है ऑनलाइन में। तो ये साइक्लिकल है, मार्केट पूरी तरीके से डाउन है। जिम वालों का तो बहुत बुरा हाल है, सिनेमा वालों का तो हमसे भी बुरा हाल है। सो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जहां पे तुम्हारे हाथ में भी नहीं है, मार्केट ओवरऑल का ओवरऑल मार्केट डाउन है, और मार्केट जब रिकवर होगा तो तुम्हारा भी साथ में फायदा होगा, तो एम्प्लॉयमेंट होगा। तो बिजनेस का साइकिल, यदि आज डाउन चल रहा है साइकिल, तो जॉब नहीं मिलना है। साइकिल मार्केट का यदि ऊपर आता है, ठीक है, प्रोस्पेरिटी, रिकवरी, प्रोस्पेरिटी, ठीक है ना, तो तुमको आउटपुट बढ़ेगा, तुम जॉब दे पाओगे। सो दैट इज कॉल्ड एज अ साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट। सबको समझ में आया, ये सब? नो? Yes, sir. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? ये काफी देश का स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया है। अभी तुम सोचो, मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल तो, मटका, वो जो मिट्टी से बनाते हैं मटका, मटका मिट्टी से ही बनता है, लेकिन वो बाय हैंड बनाते हैं, बट आजकल मशीन आ गए हैं। सो जहां पे नौकरी था वो चला गया। अच्छा, अभी तो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट ऐसा हो रहा है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज बदल रहे हैं, इंडस्ट्री एक शहर से दूसरे शहर में, जहां प्रॉब्लम्स है वहां पे रहते ही नहीं इंडस्ट्री। जो महाराष्ट्र से भी कुछ इंडस्ट्री छोड़ के गए, वो लोग वापिस साइड गुजरात चले गए, कुछ महाराष्ट्र में भी आए। कलकत्ता में तो टाटा आने वाला था, बट वहां प्रॉब्लम हुआ तो वहां छोड़ के टाटा गुजरात में आ गया। सो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली ये लॉन्ग टर्म फिनोमिनन है। तुम्हारे पास मशीनरी था, लेकिन एक्सपांड करने के लिए पैसे नहीं, तो सडनली बेरोजगारी हो गया। अच्छा, गवर्नमेंट पॉलिसी मैं तुमको बताता हूँ। जो गुटखा बैन था, महाराष्ट्र में गुटखा अच्छा खासा बिकता था, बनता भी था शायद, बैन कर दिया तो पूरा फैक्ट्री बंद। बीफ पे बैन मतलब बंद, प्लास्टिक पे बैन मतलब सब मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक का एक्टिविटी बंद हो जाएगा, सेल बंद। तो ये गवर्नमेंट ने जो कायदा लाया, उसके वजह से जो स्ट्रक्चर में बदला। अभी तो कागज भी न्यूज़पेपर में नहीं दे सकते, पैकिंग खाने के आइटम न्यूज़पेपर में अलाउड नहीं, क्योंकि इंक से खाने में जाता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये सब गवर्नमेंट के कायदे बदले, इंडस्ट्री एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। महाराष्ट्र, नासिक में भी नुकसान हो रहा था, नासिक में तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होते होते बचा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैंने सुना था कि बीच में चेन्नई जा रहा है। अरे 2,500 कंपनीज है सातपुर, अंबड़ में, सिन्नर में, 2,500 में से तो 500 महिंद्रा पर डिपेंड है। महिंद्रा चला गया होता तो नासिक में हालत खराब हो गया होता, क्योंकि मैक्सिमम लोग महिंद्रा और महिंद्रा के सप्लायर, महिंद्रा के जो, अब मेरा एक स्टूडेंट वो बनाता है, वो जो पकड़ते ना ऊपर, जैसे उतरते टाइम वो एक छोटा सा क्लिप टाइप रहता है, उसका छोटा सा प्लास्टिक का वो बनाता था, सिर्फ वही काम करता था। दूसरा मेरे एक पहचान के, वो महिंद्रा के सीट कवर बनाते थे, तो अभी भी उसको बनाते हैं। इन लोग सबका नौकरी चला गया होता, यदि महिंद्रा चला गया।
क्योंकि अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा यहाँ से सप्लाई तो करेंगे, बट व्हाट अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इतना ज्यादा हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो महिंद्रा चेन्नई में चला गया होता तो चेन्नई से बनवा लिया होता वो प्लास्टिक का होल्डर है जो भी है, तो नासिक का तो नौकरी गया, बिजनेस बंद, तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया होता। वैसे भी महिंद्रा फोर्ड जब था तो महिंद्रा फोर्ड जब साथ में थे, अभी फोर्ड इंडिया लिमिटेड हुआ, अभी तो फोर्ड भी चला गया। आज से 15 साल पहले 1995 में फोर्ड नासिक में बनता था, फोर्ड एस्कॉर्ट पहला गाड़ी फोर्ड का, और वो महिंद्रा के साथ टाई अप करके नासिक की फैक्ट्री में बनता था। फिर महिंद्रा और फोर्ड अलग हो गए, फोर्ड चेन्नई में चला गया, ठीक है, और महिंद्रा नासिक में रहा। तो ऐसा फर्क पड़ता है कि जब जॉब जो रहते हैं कंपनी छोड़ के चली गई तो बहुत नुकसान होता है। अब कॉलेज रोड का एक एग्जांपल लो, पिज्जा हट और केएफसी था कॉलेज रोड में, कुछ समय के लिए बंद हो गया बिकॉज पार्किंग के कुछ इश्यूज आ रहे थे। एक झटके में दोनों 20-20, 40-50 लोग का नौकरी चला गया। तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इसको ही बोलते हैं कि अभी क्या हो रहा है, हॉर्स कार्ट जो घोड़ा गाड़ी था वो रिप्लेस हो गया बाय, कलकत्ता में अभी भी साइकिल में लोग लेके जाते हैं, दिल्ली में वो भी रिप्लेस, अभी शायद कलकत्ता वाला ने भी उसको शायद बंद कर दिया, तो अभी वो रिक्शा आ जाएगा। रिक्शा भी एक समय बाद सब ई रिक्शा आ जाएंगे इलेक्ट्रिक वाले, जो रेट शायद थोड़ा कम ले, तो रिक्शा भी डीजल वाले पेट्रोल वाले उसको रिप्लेस। फिर नगर में मैं था, नासिक में भी कम दिखते पड़ते थे, डुगडुगी बोलते थे हम, 8 सीटर वाली, मतलब बड़ी रिक्शा। तो फिर धीरे धीरे टैक्सी ये सब आ रहा है। सो अब मेरा एक स्टूडेंट था, उसके पहले बॉश का एक एग्जांपल दो। बॉश में एक मशीन में रॉ मटेरियल डालोगे ना, 28 काम रहते हैं, ठीक है, सीधा आउटपुट निकलता है। 28 काम इंसान ने किया तो 28 लोग लगेंगे, लेकिन वो मशीन ही अकेला 28 लोग का काम करती है, तो 28 लोग की कोई जरूरत ही नहीं है। अब जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, पहले का जो मशीन था तो बोलता था 5 लोग लगते हैं, नवी मशीन आई तो 2 लोग लगते हैं, 3 लोग का जरूरत ही नहीं, मशीन ही खुद करती है। सो सोचो ना, तुमको इतना आसान हो गया है। पहले क्या था कि जैसे बाहर सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, अटेंडेंस के लिए अलग से आदमी रखते थे, अभी वो मशीन आ गए, अंगूठा लगाते ना तुम्हारा ऑटोमेटिक अटेंडेंस लग जाता है, ये सब आ गया। और सिक्योरिटी भी गोल्ड के दुकान में पहले ज्यादा रखने पड़ते थे, अभी कैमरास इतने सारे आ गए कि सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत ही नहीं है। तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, ठीक है। अभी ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, इसमें और भी 3-4 प्रकार है, ये एक्स्ट्रा है, तुम जोड़ सकते हो। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जहां पे पूरे देश को रोजगार है, कोई भी वर्ल्ड में ऐसा देश नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट मैंने बताया कि जो आदमी को आई थिंक जॉब 15 to 28 आवर्स ही मिलता है, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मेरा एक नाम नहीं बताऊंगा, मेरा एक रिच स्टूडेंट का फैमिली है, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, वो भाई बहन सब मेरे पास ही थे। अभी लड़का ग्रेजुएट हो गया, तो उनका बिजनेस में जो फैमिली है उनके लड़के को इन्वॉल्व किया, लेकिन वो लड़का कुछ करता ही नहीं है, बस जाकर बैठता है, लोगों से चैटिंग करता है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। सो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, उसको कुछ करना ही नहीं है, पैसा आ रहा है घर पे। सो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब फैमिली बहुत रिच है, उसका लड़का कुछ करना नहीं चाहता, ही इज क्वालिफाइड, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बट उसको आलस आ रहा है, कर रहे हैं ना पप्पा, करने दो। सो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज, तुम खुद से, तुमको जॉब मिल सकता है बट तुम ले नहीं रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। मैक्सिमम तो इनवॉलंटरी होता है कि लोग चाहते हैं, मैं चाहता हूं काम करना, जो मुझे आवर्स के हिसाब से मिल रहा है, बट मुझे कोई दे ही नहीं रहा है पेमेंट जो चाहिए, सो दैट इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अक्सर रईस फैमिली के बच्चे लोग देखा गया है कि वो लोग ज्यादा आलसपना करते हैं, क्योंकि उनको पता है फादर इज अर्निंग, तो हमको क्या जरूरत। बहुत सारे एग्जाम्पल है नासिक में, अगर नाम बताना ठीक नहीं लगता है मुझे, ठीक है। सो ये तुम्हारा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।